इतिहास में कुछ विरोध प्रदर्शन ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं। महात्मा गांधी का 1930 का नमक मार्च बिल्कुल वैसा ही एक आंदोलन था। एक ऐसा आंदोलन जिसने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी थी। सोचिए, एक मार्च जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। पर क्या वो सच में कामयाब हुआ? असल में देखा जाए तो कई लोगों के लिए इसका जो फौरी नतीजा निकला वो एक बहुत बड़ी नाकामी थी। और यही विरोधाभास, यही पहेली आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये शब्द हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, और ये उन्होंने तब कहे थे जब 1931 में इस विरोध को खत्म करने वाले समझौते पर दस्तखत हुए थे। आंदोलन के बड़े बड़े नेताओं में गहरी निराशा थी। आखिर ऐसा क्यों लगा उन्हें? इस गुत्थे को सुलझाने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। देखिए, गांधी जी का विरोध के लिए नमक को चुनना उस वक्त कई लोगों को बड़ा अजीब लगा था। जहां संवैधानिक सुधारों और आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, वहां सिर्फ नमक पर ध्यान देना थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। लेकिन इस मामूली से दिखने वाले चुनाव के पीछे एक बहुत ही गहरी रणनीति छिपी थी। तो बात है 1930s की। भारत पर 200 साल से भी ज्यादा वक्त से अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने नमक जैसी जरूरी चीजों पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। 1882 में एक नमक कानून आया जिसने किसी भी भारतीय के लिए नमक बनाना या बेचना गैर कानूनी बना दिया। सबको सरकार से ही भारी टैक्स वाला नमक खरीदना पड़ता था। ये एक ऐसा कानून था जो हर भारतीय पर, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सीधा असर डालता था। गांधी जी के इन शब्दों में ही इस प्रतीक की असली ताकत छुपी है। नमक सिर्फ एक चीज नहीं थी, ये जिंदगी की जरूरत थी, बिल्कुल हवा और पानी की तरह। इस एक चीज पर टैक्स लगाकर ब्रिटिश राज ने हर भारतीय के घर और हर थाली पर अपना जुल्म साफ साफ दिखा दिया था। गांधी जी ने एक ऐसा प्रतीक चुना जिसे हर कोई समझता था और जिससे हर कोई सीधे तौर पर जुड़ा हुआ महसूस करता था। और इस पूरे विरोध के पीछे का जो दर्शन था वो था सत्याग्रह, यानी सत्य की शक्ति। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक नैतिक लड़ाई थी। इसका मकसद ताकत से जीतना नहीं था, बल्कि बिना हिंसा के अपने विरोधी की अंतरात्मा को जगाना था, ताकि उन्हें खुद अपने काम में अन्याय नजर आने लगे। बहुत जल्द ये एक साधारण सा मार्च एक बहुत बड़े आंदोलन में बदल गया। एक ऐसा आंदोलन जिसने सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्य को ही नहीं बल्कि भारतीय समाज के अंदर मौजूद पितृसत्ता को भी चुनौती दे डाली। गांधी जी का जो ओरिजिनल प्लान था वो काफी छोटा था। वो और उनके 78 ट्रेन्ड साथी आश्रम से समुद्र तट तक 240 मील पैदल चलेंगे। महिलाओं को तो शुरू में इससे बाहर ही रखा गया था, लेकिन जो हकीकत थी वो प्लान से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ा, हजारों आम लोग खुद ब खुद इसमें शामिल होते गए। देखते ही देखते ये एक पैदल यात्रा से बढ़कर पूरे देश का आंदोलन बन गया। और हाँ, महिलाओं ने भी इसमें अपनी जगह बनाने के लिए लड़ाई लड़ी और जीती। सरोजिनी नायडू जैसी बड़ी नेताओं ने गांधी जी के महिलाओं को शामिल ना करने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने साफ कहा कि ये लड़ाई पूरे भारत की है, सिर्फ पुरुषों की नहीं। और उनकी ये जिद रंग लाई। जल्द ही हजारों आम औरतें, शहरों की पढ़ी लिखी महिलाओं से लेकर गांवों की आम गृहिणियों तक अपने घरों से बाहर निकली। उन्होंने गैर कानूनी नमक बनाया, बाजारों में बेचा और खरीदा। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि समाज के उन नियमों को भी चुनौती दी जो उन्हें चार दीवारी में कैद रखते थे। तो चलिए अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अगर ये मार्च इतना ताकतवर था तो फिर नेहरू जैसे नेता निराश क्यों थे? इसका जवाब राजनीतिक जीत का मतलब क्या होता है इसी में छुपा है। मार्च के लगभग एक साल बाद गांधी और उस वक्त के वायसरॉय इरविन के बीच एक समझौता हुआ। अब अगर आप सिर्फ कागज पर देखें तो ये एक हार की तरह लग रहा था। नमक कानून तो हटा नहीं, आज़ादी की मांग को भी आगे के लिए टाल दिया गया और पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग भी खारिज कर दी गई। यानी ठोस रूप में तो आंदोलन को लगभग कुछ भी नहीं मिला था। इसलिए निराशा होना तो स्वाभाविक था। यहाँ हमें ये समझना होगा कि जीत दो तरह की होती है। एक होती है साधनीय जीत, मतलब इंस्ट्रूमेंटल विक्ट्री, जहाँ कोई खास कानून बदल जाता है या कोई ठोस फायदा मिलता है। लेकिन दूसरी होती है प्रतीकात्मक जीत, यानी सिंबॉलिक विक्ट्री, जो कहीं ज्यादा गहरी होती है। ये लोगों के सोचने का तरीका बदल देती है या आपके विरोधी की नैतिक ताकत को कमजोर कर देती है। नमक मार्च साधनीय तौर पे शायद नाकाम रहा,
लेकिन प्रतीकात्मक रूप से ये एक जबरदस्त जीत थी। अब ये समझने के लिए कि प्रतीकात्मक जीत काम कैसे करती है, हमें एक सिद्धांत को देखना होगा, बहुलवादी निर्भरता सिद्धांत। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। ये कहता है कि किसी भी राजा या शासक की शक्ति उसकी तलवार या बंदूक में नहीं होती। उसकी असली शक्ति उन लोगों की आज्ञा मानने में होती है जिन पर वो शासन कर रहा है। अगर लोग ही हुक्म मानना बंद कर दें तो शासक बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है। इसे ऐसे समझते हैं, पहले तो ऐसा लगता है कि शासक के पास ही सारी ताकत है, लेकिन असल में उसकी शक्ति लोगों के सहयोग और उनकी आज्ञा मानने पर टिकी होती है। और जब लोग एक साथ मिलकर सहयोग करना बंद कर देते हैं तो शक्ति का वो पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। नमक मार्च ने लाखों भारतीयों को ठीक यही सिखाया कि असली शक्ति उनके अपने हाथों में है। और इस प्रतीकात्मक जीत का सीधा कनेक्शन था भारत की आज़ादी से। इसने एक ऐसी लहर शुरू कर दी जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद भी आंदोलन जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने धरासना नमक कारखाने पर एक अहिंसक धावा बोलने की कोशिश की। उस वक्त वहां एक अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर मौजूद थे। उन्होंने जो देखा उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने लिखा कि कैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से पीटा गया, फिर भी उन्होंने पलटकर हाथ तक नहीं उठाया। ये ब्रिटिश क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत बन गया। ब्रिटिश राज ने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी, अपना नैतिक अधिकार। वो अब दुनिया के सामने खुद को एक सभ्य और कानून का पालन करने वाली ताकत के तौर पर नहीं दिखा सकते थे। पूरी दुनिया की नज़रों में वो अब सिर्फ जालिम थे जो नमक जैसी मामूली सी बात पर निहत्थे लोगों को पीट रहे थे। ये एक ऐसी इमेज थी जिससे वो फिर कभी उभर नहीं पा। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1930 में नमक मार्च होता है। 1931 में उसी वाइसराय को गांधी जी के साथ बराबरी पर बैठकर बात करनी पड़ती है। ये अपने आप में एक जबरदस्त प्रतीकात्मक बदलाव था। और फिर 1947 में भारत आज़ाद हो जाता है। नमक मार्च आज़ादी की आखिरी सीढ़ी नहीं था, लेकिन इसने उस रास्ते पर एक ऐसा मोड़ ला दिया था जहां से पीछे लौटना नामुमकिन था। तो कुल मिलाकर नमक मार्च हमें एक बहुत शक्तिशाली सबक सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी जीत कानून बदलने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल और दिमाग बदलने में होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आज के दौर में ऐसा कौन सा रोजमर्रा का अन्याय है जो नमक की तरह ही साधारण हो, लेकिन इतना ताकतवर भी हो कि लोगों को एक बड़े बदलाव के लिए एकजुट कर सके।